सो गाइस, जैसे हमने भारतीय न्याय संहिता सारी सेक्शन बाय सेक्शन कवर की है, इन द सेम मैनर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कवर करेंगे। टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज होगी और टाइम जितना कम हो सके उतने में कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये लेक्चर सीरीज है, ये पहला लेक्चर है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक। होनी वीडियो छोटी चाहिए थी, लेकिन इसमें इतने कंसेप्ट है ना कि मैं चाहकर भी इसको छोटा नहीं कर सकता। सो आई होप ये वीडियो लंबी हो जाएगी, आई थिंक। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना प्रिसाइज रह सकूँ। और लेकिन कवर तो सारा करवाना पड़ेगा। ज़्यादा कंसेप्ट है, इससे डरना मत कि बहुत मुश्किल कंसेप्ट है। नहीं, मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, ज़्यादा कंसेप्ट है, लेंथी कंसेप्ट है, याद करने वाला ज़्यादा, लेकिन करवा के छोड़ूंगा। ठीक है, डोंट वरी। तो पहला पार्ट, पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी, ये हम स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में भी कौन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कौन से ईयर का, 2023 का, ये याद कर लेना, 2023। आगे ये क्लॉज 3 पर आओ पहले। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, सेंटर के पास पावर्स हैं क्रिमिनल, सिविल और एविडेंस रूल्स की। ठीक है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है ये। आगे आ जाओ, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। क्लॉज 2 पर आओ। इट अप्लाइज टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये रट लेना अच्छे से, घोड़ के भी जाना। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर ही एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग व्हाट, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल क्या है, फौजियों की अदालत जो होती है उसमें कोर्ट मार्शल लगाते हैं ना, वो उस पर भी एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। लेकिन एफिडेविट के ऊपर जो कोर्ट में हम देते हैं उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना ही किसी कोर्ट को दिए हुए, ना ही किसी ऑफिसर को दिए हुए पर। नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम आर्बिट्रेटर के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। तो ये बातें जनरल सी याद रख लेना। आगे आ जाओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम किससे डील करता है, रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस के साथ डील करता है, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के साथ डील करता है, एंड नॉट विद रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। ये याद कर लेना, क्वेश्चन बनाकर जुडिशरी में पूछ सकते हैं, यूजीसी में भी। ठीक है, रेलेवेंसी ऑफ एविडेंस से डील करता है, क्यों, क्योंकि इसका चैप्टर दिया हुआ है। एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस से क्यों, क्योंकि इसकी प्रोविजंस है। और नॉट विद द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस के ऊपर कोई लॉ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो रिलायबल है या नहीं। ये लॉ का काम नहीं, ये जज का काम है देखना कि वेदर इट इज रिलायबल और नॉट। लॉ जो है वो अपना बता देता है कि इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजंस है, रेलेवेंट है नहीं है, रिलायबल है कि नहीं, ये नहीं बताता कभी। वो कैसे बता सकता है कानून, तो है ना, वो तो लिखा हुआ है। प्रिजम्पशन, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो डील करता है दो चीजों से, प्रिजम्पशियो जुरिस और प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस से। प्रिजम्पशियो जुरिस क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट या जुडिशियल प्रिजम्पशन। ह्यूमनिस क्या है, ह्यूमन कहाँ होते हैं, कोर्ट में। कोर्ट कौन चलाती है, ह्यूमन अदालत। ठीक है, जुरिस क्या है, लॉ। प्रिजम्पशियो जुरिस, प्रिजम्पशियो ह्यूमनिस, दोनों से डील करता है एविडेंस लॉ हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 3 प्रिंसिपल्स होते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। पहला, एविडेंस जो है मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। आगे जैसे हम पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो कि इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू, जो इशू में मैटर चल रहा है उसके। दूसरा, हियर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। हियर से एविडेंस जो है ना, कहा सुनी वाला एविडेंस। जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में कर रहा हूँ, आपको मैंने सवाल पूछा, आपने कहा कि ये बात ना उसने कही थी, ये बात कोई एविडेंस है क्या, उसने तो कुछ भी कहा हो सकता है, उसने झूठ भी बोला हो सकता है, तो उस चीज की कोई रिलायबिलिटी नहीं है, एडमिसिबिलिटी भी नहीं है बाय लॉ। लेकिन हेयर से की कुछ एक्सेप्शंस हैं, फॉर इंस्टेंस रेजिस्टे, फॉर इंस्टेंस कन्फेशन। ठीक है, ये हेयर से की एक्सेप्शंस में एडमिटेड है, लेकिन बाय जनरल लॉ हेयर से एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। तीसरा, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन इन ऑल केसेस। ये 3 सिद्धांत है, पी जाना रट के। ठीक है, जो बताता हूँ बात, बहुत बार रिसर्च की होती है, वेरीफाई की होती है, तो ही आपको बताता हूँ, अदरवाइज नहीं। बहुत सालों का मेरी रिसर्च का क्रक्स वर्क है ये। चलो आगे आ जाओ। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कमेंसमेंट और एक्सटेंट की भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो इसके ऊपर आप आ जाओ कि क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, क्या नहीं होती, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ। जैसे इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो विच इज मेड टू नो द एपरेंट कॉज ऑफ डेथ। इंक्वेस्ट रिपोर्ट कब बनती है, जैसे सुसाइड का केस हो गया, डाउरी डेथ का केस हो गया, अननेचुरल डेथ जब होती है, तो बड़ा ऑफिसर जाके इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करता है, पुलिस का सीनियर ऑफिसर जाके वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करता है। आई थिंक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, ऐसा कुछ होता है। बट फिलहाल ये चीज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसका कंसेप्ट है। लेकिन अभी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग की डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए, जुडिशियल प्रोसीडिंग ये नहीं होती कि जब एक ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ। ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होते हैं, ये बात नोट कर लो। ठीक है, जो भारतीय
साक्ष्य अधिनियम है, जो हमारा एविडेंस लॉ है, ये अप्लाई नहीं होता कंज्यूमर फोरम में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे, ठीक है, इसकी प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई नहीं होता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर भी नहीं होता, क्योंकि जहां डायरेक्ट कंटेम्प्ट हुआ होगा या होता है वहां पे जज इंस्टेंटली पनिश करने की पावर रखता है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है ना, इसलिए जहां तक जजेस सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं वहां पर भी नहीं अप्लाई होता। और ये एविडेंस एक्ट जो है हमारा एविडेंस लॉ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके जो जो सेक्शंस होंगे अब चैप्टर नेम सारे मेमोराइज कर लें, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यूज आते ही आते हैं और आगे भी आएंगे ही। ट्रिब्यूनल्स चाहे जुडिशियल प्रोसीडिंग होती हैं, लेकिन इनके ऊपर एविडेंस लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये बात पॉइंट नोट करने वाली बात है, ठीक है। वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं ट्रिब्यूनल्स, फिर भी उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता एविडेंस लॉ। जैसे कंज्यूमर फोरम ही है, उसके ऊपर सिविल प्रोसीजर कोड की कंसाइंस फॉलो होती है, सीपीसी नहीं अप्लाई होती। एविडेंस एक्ट की कंसाइंस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये काफी जजमेंट्स में हेल्प किया हुआ है, तो इसका यही कारण लॉजिक है, यही कारण है, ठीक है। क्यों अप्लाई नहीं होता? क्योंकि सेक्शन 1 में साफ तौर पे लिखा हुआ है, अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट नॉट फोरम, ठीक है। इस वजह से लॉ, एविडेंस लॉ क्या है? लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी क्या है? लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ एक्शन, ठीक है। लेक्स फोरी याद करना, लेटिन मैक्सिम है, लेटिन टर्म है, मैक्सिम नहीं, ठीक है। अगले सेक्शन पर आ जाओ। हाँ, प्रीएम्बल इसका याद कर लो। An act to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial. To consolidate and provide, consolidate भी करता है, provide भी करता है जनरल रूल्स और प्रिंसिपल किसके? एविडेंस किसके लिए? फॉर फेयर ट्रायल के लिए, ठीक है। ये याद कर लेना, इसके ऊपर घुमा फिरा के एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, जगह मिल जाती है एमसीक्यूज उनको क्रिएट करने की, ठीक है। डेफिनेशंस पर आ जाओ। कोर्ट क्या है? Court includes all the judges and magistrates and all persons except arbitrators legally authorized to take evidence. सारे जज मैजिस्ट्रेट या वो लोग जो लीगली ऑथराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए, ठीक है, उन सभी पर वो सारे कोर्ट के अंदर आते हैं। आर्बिट्रेटर इसकी डेफिनेशन में नहीं आते, इसके ऊपर एमसीक्यू पूछ लेते हैं, आर्बिट्रेटर नहीं आते। क्लॉज बी, कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? कंक्लूसिव प्रूफ होता है व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर डिसप्रूव। हाँ, कंक्लूसिव प्रूफ क्या है? कि किसी चीज को इतना अच्छे से प्रूफ कर दिया, बाय लॉ कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाता है। आगे आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे कि कंक्लूसिव प्रूफ क्या है। कंक्लूसिव प्रूफ समझाना मैं अभी रहा हूं, आगे प्रोविजन से अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने अपना डिस्चार्ज कर दिया इतनी अच्छी तरह से कि वो कंक्लूसिव प्रूफ की हम कहते हैं कि कोर्ट शैल नॉट अलाउ, जब कोर्ट अलाउ ही नहीं करती एविडेंस को, ऐसा एविडेंस कोर्ट में आए जो उसको डिसअप्रूव करता हो। जैसे कि एक चीज का मैंने प्रूव कर दिया और अब वो प्रूफ की इतनी वेटेज है कि कोर्ट अलाउ ही नहीं करेगी किसी और एविडेंस को डिसअप्रूव करने के लिए उस प्रूफ को। प्रूफ दे दिया मैंने, वो कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। कंक्लूसिव प्रूफ होता है बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ। प्रोविजंस ऑफ लॉ आगे जो आएंगी उसके आधार पर अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो वो कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन में आता है, कैटेगरी में आता है, तो कोर्ट उसको अलाउ ही नहीं करेगी डिसअप्रूव करने के लिए दूसरी पार्टी को, ठीक है। ये प्रैक्टिकली कैसे चलता है ये आगे प्रोविजंस में हम डिस्कस करेंगे। क्लॉज सी, डिसअप्रूव। डिसअप्रूव्ड क्या है? जब कोर्ट बिलीव कर लेती है, या तो ये बिलीव करती है कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, या कंसिडर करती है ये चीज की नॉन एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है कि कोई भी यकीन नहीं मानेगा, तो वो डिसअप्रूव्ड माना जाता है। वो सपोज कर लेते हैं कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लॉज डी, डॉक्यूमेंट। कोई भी मैटर एक्सप्रेस, डिस्क्राइब्ड, ठीक है, लेटर्स, फिगर्स, मार्क, निशान, जैसे भी इस तरह से कि इंटेंडेड टू बी यूज्ड, ठीक है, इंटेंडेड टू बी यूज्ड इज इट्स इंग्रेडिएंट, और which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को लेजिस्लेटिव लैंग्वेज में डाल दिया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, बहुत कॉमन चीज होगी ये। तो इंटेंडेड टू बी यूज्ड से क्या मतलब है? मैप था वो, दैट इज नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज एविडेंस, तो वो डॉक्यूमेंट हुआ, दैट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। मैप और प्लान इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज डॉक्यूमेंट, वो क्या हुआ? एविडेंस, डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। एविडेंस दो तरह का, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, स्टेटमेंट के बेस पर, ठीक है, ये दो होते हैं एविडेंसेस। आगे आ जाओ। विच इज नॉट फॉलिंग
अंडर द डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट, एविडेंस जो ना डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में है ना स्टेटमेंट, तो वो कोर्ट कंसिडर कर सकती है कि इसको कैसे किस तरीके से लेना है, ठीक है। ये भी केस में एक हेल्ड हुआ था। केस का नाम कभी कभी जानने की जरूरत नहीं होती, क्या हेल्ड किया था वही इनफ है। और कभी कभी केस का नाम जानने की जरूरत होती है, जब जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे बताता रहूंगा, आप बस सुनते रहो और ऑब्जर्व करते रहो। राइटिंग में कुछ लिख के दिया, वो डॉक्यूमेंट है। मैप और प्लान डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन थी मेटल के ऊपर, डॉक्यूमेंट है। पत्थर के ऊपर इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट की तमाम एग्जांपल्स हैं। क्लॉज ई, एविडेंस क्या है? एविडेंस मीन्स includes all the statements, including statements given electronically, which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to the matters of fact under inquiry, and such statements are known as oral evidence। अच्छा, सारी स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं, इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, सारी स्टेटमेंट्स जो दी हैं वो स्टेटमेंट्स भी जो इलेक्ट्रॉनिकली दी हैं, विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बाय विटनेसेस, बयान वगैरह वो भी एविडेंस है। जो सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल रिकॉर्ड्स हो प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। अब याद, फैक्ट, फैक्ट मींस इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, वो उसकी बहन लगती है, फैक्ट है। घर में एक सारा सामान बिखरा पड़ा था, स्टेट ऑफ थिंग्स, फैक्ट है, ठीक है। कैपेबल ऑफ परसीव्ड बाय सेंसेस, सेंसेस क्या, टच करके पता लगा, दर्द हुई वो पता लगा, वो फैक्ट है, ठीक है ना। उसका हाथ काट कर फेंक दिया, वो फैक्ट है, ठीक है। एनी मेंटल कंडीशन, मेंटल साइकोलॉजिकल कंडीशन भी एक फैक्ट है। उसको डिप्रेशन हो गया, वो एक फैक्ट है। लड़की को इतना मारा पीटा, डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, वो डिप्रेशन की गोलियां खा रही है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। पुष्पा देवी वर्सेस एमएल वाधवा केस में क्या हेल्ड हुआ था? एविडेंस इवन दो ऑब्टेन्ड बाय अनडिजायरेबल मींस विल स्टिल बी रेलेवेंट, ठीक है। एविडेंस है, ऑब्टेन किया, इलीगल तरीके से ऑब्टेन किया जाए, वो एविडेंस फिर भी वैलिड है, ठीक है। ये बात याद रखना। आगे आ जाओ, फैक्ट एंड इशू, बड़ा मस्त कंसेप्ट है, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक डेफिनेशन नहीं है, इसके अंदर कंसेप्ट छुपा हुआ है, वो बताता हूँ। बेर पढ़ के कुछ पता नहीं लगना था, लेक्चर सीरीज कोई और देख लेते तो भी पता नहीं लगना था। अब ये देखो, फैक्ट एंड इशू क्या है? मींस एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम व्हिच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट्स the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability, disability asserted or denied in any suit of proceeding necessarily follows। fact in issue क्या है? fact in issue, fact in issue क्या है? जैसे कि A ने कॉज किया B की डेथ को, A ने कॉज किया B की डेथ को। इसमें मर्डर के केस में क्या फैक्ट इन इशू है? इलस्ट्रेशन भी साथ ही कवर हो जाएगी, प्रैक्टिकली समझ भी आ जाएगा। A ने हत्या की B की, A की नियत से B की हत्या करने की, A को ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन मिली B के खिलाफ। A at the time of doing act which caused B's death was by reason of unsound mind, incapable of knowing its nature। मतलब वो सारे फैक्ट जो केस को एक बदल के रख देंगे, वो सारे के सारे फैक्ट हैं फैक्ट इन इशू, कि मैंने उसका मर्डर किया, ये फैक्ट इन इशू है। अगर ये प्रूव हो गया तो मैं लायबल हूँ, अगर नहीं प्रूव हुआ तो मैं नहीं लायबल हूँ। मेरी नियत थी उसका मर्डर करने की, तो ये केस की नेचर को ही बदल देगा। अगर नियत नहीं थी तो हो सकता है डेथ बाय नेग्लिजेंस हो, फैक्ट इन इशू हो गया। क्यों इशू हुआ? क्योंकि मर्डर के केस में जो उसके इंग्रेडिएंट्स को प्रूव करने वाले फैक्ट है ना, प्रिंसिपल फैक्ट्स व्हिच आर टू बी प्रूव्ड, दे आर फैक्ट इन इशू। बस इससे बढ़िया डेफिनेशन कोई नहीं, प्रिंसिपल फैक्ट्स व्हिच आर टू बी प्रूव्ड। अब इसके ऊपर आगे और रोशनी डालूंगा कैसे। एक्सप्लेनेशन पर आ जाओ। व्हेनेवर अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज अ फैक्ट इन इशू। सीपीसी के केस में लो, बहुत सही। क्रिमिनल मैटर में समझा दिया, अब यही चीज सिविल में देख लो। केस है जमीन का, मैं कहता हूं मेरे पास ये बिल है, ये है, ये आधार पर ये प्रॉपर्टी मेरी है। आपने जवाब दिया ये बिल नकली है, आपने जो जो चीजें डिनाई कर दी ना, वो फैक्ट इन इशू बन गया। और इसी से आपको फ्रेमिंग ऑफ इशू भी समझा देता हूँ। जजेस फ्रेम करते हैं ना इशू को, बड़े वकील जब भी आर्ग्यू करना होता है, हिट करते हैं फैक्ट इन इशू को, वो कैसे फ्रेमिंग ऑफ इशूज कैसे होती है। फ्रेमिंग ऑफ इशू समझो, पिटीशन डाल दी, रिटन स्टेटमेंट आ गई, मैंने ये 4 बातें कह दी, उसने 4 बातें डिनाई कर दी, 4 बातें कही, उसने 2 बातें डिनाई कर दी। 2 बातें जो डिनाई की ना, जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं, वो डिस्प्यूट बन गया, ठीक है ना। मैंने कहा कि शादी हुई थी, आपने कहा शादी नहीं हुई थी, फ्रेमिंग ऑफ इशू कर लो। वेदर मैरिज अकर्ड और नॉट बन गया ना, इशू नंबर 1। इशू नंबर 2, उनका बच्चा नहीं हुआ था, आपने कहा कि नहीं हुआ था, बिनवे माँ थी, आपने ऐसा कह दिया। हाइपोथेटिकल एग्जांपल में रियल केस से ना लिंक करना, ठीक है। वेदर देयर वाज एनी इशू और नॉट, ठीक है ना। जो चीज एडमिट नहीं हुई, एक ने कही दूसरे ने एडमिट नहीं की, वो चीज होगी इशू, जो डिस्प्यूट रेज हुआ, ठीक है। तो आगे आ जाओ। क्लॉज एच पर नहीं, फैक्ट इन इशू के ऊपर और बातें बताता हूँ।
फैक्टम प्रोबेंडम या फैक्टम प्रोबेंडा एक ही बात है, फैक्टम प्रोबेंडम या फैक्टम प्रोबेंडा कह लो, या कह लो फैक्टा प्रोबेंडम या कह लो फैक्टा प्रोबेंडा। ये क्या होता है? प्रिंसिपल फैक्ट्स विच आर टू बी प्रूव्ड आर नोन एज फैक्टम प्रोबेंडम फैक्टम प्रोबेंडा। जुडिशरी में 100 बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। प्रिंसिपल फैक्ट्स विच आर टू बी प्रूव्ड यानी कि फैक्ट एन इशू, फैक्ट एन इशू whether A killed B or not. A killed B, that is a fact and issue. A did not kill B, that is a fact and issue. जो प्रूव कर गए, जो प्रूव करना जरूरी है, केस की नेचर को ही बदल देगा जो, that is the principal fact which is to be proved, that is known as fact and issue, that is known as facta probenda probandum, right? अब आओ दूसरे कंसेप्ट पर, फैक्टा प्रोबेंस फैक्टा प्रोबेंशिया, या कह लो फैक्टम प्रोबेंस फैक्टम प्रोबेंशिया। ये क्या है? ये है हाउ फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड, हाउ फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड यानी कि प्रिंसिपल फैक्ट जो है वो प्रूव कैसे होंगे। ए वेंट टू एम्यूनिशन टू बाय गन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हुए रेलेवेंट फैक्ट्स व्हिच आर एडमिसिबल इन एविडेंस एक्ट। मैं गया दुकान पर बंदूक खरीदने, मर्डर के केस में है, मैं गया दुकान पर बंदूक खरीदने, ये प्रिंसिपल फैक्ट भी नहीं है, ये फैक्ट इन इशू भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये रेलेवेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सर्कमस्टांस बता रहे हैं केस का, ठीक है ना। फैक्टम प्रोबेंस प्रोबेंशिया टू द हाउ द फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड यानी कि मर्डर का केस प्रूव कैसे करना है। ये हो गया ना सर्कमस्टांस कि मैं गया था दुकान पर बंदूक लेने के लिए, कौन सी बंदूक लेकर आया? वही जिससे मर्डर हुआ। प्रिंसिपल फैक्ट ये था नहीं, लेकिन ये रेलेवेंट फैक्ट था, ये चीज है। इफ इररेलेवेंट एविडेंस इज सो मिक्स्ड अप विद द रेलेवेंट एविडेंस, इररेलेवेंट एविडेंस ऐसे मिक्स हो गया रेलेवेंट एविडेंस से कि वो सेपरेट नहीं हो सकता। इररेलेवेंट जो एविडेंस है केस के लिंक में नहीं है, वो केस के लिंक वाले एविडेंस है इस तरीके से मिला हुआ है कि वो सेपरेट नहीं हो सकता, तो सारा का सारा वो वाला एविडेंस ही रिजेक्ट करेगी कोर्ट, ठीक है। ये एक केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, केस लॉ रखने की जरूरत नहीं है, ये क्रक्स ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये बताऊंगा, फालतू चीजें नहीं बताऊंगा। रेलेवेंसी क्या होती है? जीनस होती है, एडमिसिबिलिटी उसी की स्पीशी होती है। रेलेवेंसी हर चीज रेलेवेंट है देखो, इसलिए वो जीनस है, जीनस का स्कोप बड़ा, जीनस का बच्चा क्या? स्पीशी, एडमिसिबिलिटी स्पीशी है। अब समझो सेक्शन 120 से 129 सारे के सारे रेलेवेंट है, पर वो एडमिसिबल नहीं है। वैसे हियर से वो भी रेलेवेंट है कि जी मेरे को तो उसने बताया था कि वो गोलियां चला रहा था, उसने बताया था कि वो गोलियां चला रहा था। रेलेवेंट तो है बात, लेकिन एडमिसिबल नहीं है, कोर्ट एडमिट नहीं करने देगी। इस वजह से रेलेवेंसी तो हर चीज में है, लेकिन एडमिसिबल कुछ कुछ चीज है। आगे आओ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फैक्ट का मतलब क्या है? अब फैक्ट क्या है? फैक्टा प्रोबेंडा प्रोबेंस फैक्ट है या फैक्टा प्रोबेंस प्रोबेंशिया फैक्ट है, फैक्टा प्रोबेंडम प्रोबेंडा फैक्ट है या फैक्टा प्रोबेंस प्रोबेंशिया फैक्ट है। दोनों के दोनों फैक्ट है, फैक्टा प्रोबेंडम भी फैक्ट है, फैक्टा प्रोबेंस भी फैक्ट है, प्रिंसिपल फैक्ट भी फैक्ट है, और फैक्ट विच इज टू बी प्रूव्ड दैट इज आल्सो फैक्ट, ठीक है ना। तो फैक्ट की ये डेफिनेशन है। फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू फैक्टम प्रोबेंडम है। जो आपकी स्क्रीन पर बेयर की कॉपी आ रही है बनकर, वो एज इट इज लिख लेना, अपने बेयर काले कर लेना और 5-5 बार पढ़ना, अच्छे से समझ आ जाएगा। वीडियो दोबारा देख लेना और अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे आ जाओ, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? वो जो एविडेंशियली फैक्ट है। रेलेवेंट फैक्ट क्या है? फैक्टम प्रोबेंस प्रोबेंशिया, वो रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है ना। और फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्टम प्रोबेंडम फैक्टम प्रोबेंडा, वो रेलेवेंट फैक्ट है, वो फैक्ट इन इशू है। रेलेवेंट फैक्ट है फैक्टम प्रोबेंस फैक्टम प्रोबेंशिया। इतना बोलूंगा अकेला सुनने से नहीं, सामने स्क्रीन पर भी देखते रहना, पढ़ते रहना, अपने वेयर उस हिसाब से काले कर लेना, फिर अच्छे से समझ आएगा। कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, टू द पॉइंट एक ही बार में बार बार 4-4 बार कह रहा हूँ, ये 4-4 बार आप खुद पढ़ लो, आपको अच्छे से आ जाएगा। प्लीडिंग में मेंशन क्या करना? सवाल ये है, फैक्टा प्रोबेंडा फैक्टा प्रोबेंडा। प्लीडिंग में ये मेंशन करना क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल फैक्ट है। प्लीडिंग क्या होनी चाहिए? गोल्डन रूल क्या है प्लीडिंग का? कि ब्रीफ एज पॉसिबल, प्रिसाइज एज पॉसिबल, ठीक है। गोल्डन रूल ड्राफ्टिंग का, प्रिसाइज एज पॉसिबल क्या मतलब? कि जो फैक्ट प्रिंसिपल फैक्ट है वही लिखना, इधर उधर की बातें नहीं करनी कि मैं उधर गई थी, उधर जाके उधर गई थी, पहुंची थी, ऐसे हुआ ना, टू द पॉइंट बात करनी है। पार्ट 2 चैप्टर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। चैप्टर 2 के ऊपर एमसीक्यू आएगा। बात बीएसए का चैप्टर 2 किससे डील करता है? चैप्टर 2 डील करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से। सेक्शन 3 पर आ रहे हो, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। अच्छा, एविडेंस किस चीज का दे सकते हैं? एविडेंस दे सकते हैं फैक्ट इन इशू का भी और रेलेवेंट फैक्ट दोनों का, ठीक है। सेक्शन 3 के पहले कुछ बातें बता दूं। ट्रैप विटनेस क्या होता है? ट्रैप विटनेस वो विटनेस है जो ट्रैप बनाता है, जो चाहता है कि मेरा ट्रैप सक्सेसफुल हो जाए। ट्रैप विटनेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रस्टेड विटनेस,
ट्रैप विटनेस, जिसने पूरा का पूरा ट्रैप बनाया है कि ट्रैप में फंसाकर बंदे को केस में फंसाना है। ट्रैप पूरा एक, जैसे कि हवाला ट्रांजैक्शन के केसेस में ये चीज देखी जाती है, ट्रैप बनाना, ठीक है। ट्रैप बनाकर वो विटनेस बन जाता है उसको फंसाने के लिए। इसकी एविडेंशियली वैल्यू वेरी करती है केस बाय केस, ठीक है ना। क्या वो ट्रैप विटनेस इंटरेस्टेड विटनेस था? इंटरेस्टेड विटनेस था तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम है, ठीक है ना। सर्कमस्टांस है। सारी क्रॉस एग्जामिनेशन की जो गेम घूमती है ना, वो एविडेंस एक्ट के ऊपर घूमती है। इसलिए एविडेंस एक्ट रटना पीना घोट के समा जाना उसके अंदर वो बहुत जरूरी है। होस्टाइल विटनेस पर आ जाओ। अपने बयान से ही जो मुकर गया, होस्टाइल विटनेस। चाइल्ड विटनेस, चाइल्ड विटनेस के ऊपर कानून कहता है, जजमेंट्स कहती हैं कि जस्ट बिकॉज वो बच्चा है, ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है कि बच्चे की एविडेंस हम नहीं ले सकते, बच्चे की भी एविडेंस एडमिसिबल है। चांस विटनेस, चांस विटनेस वो गवाह है जो बाय चांस उधर से गुजर रहा था, ठीक है ना। पुलिस वाले क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट विटनेस बना देते हैं। यूजुअली तो वैसे झूठा ही इंडिपेंडेंट विटनेस खड़ा करते हैं, लेकिन बाय चांस विटनेस, उधर से मैं गुजर रहा था, गाड़ी ठुकी हुई थी, बंदा मर गया था, बाय चांस ही वाज ऑन द स्पॉट, उसके सामने एक्सीडेंट हुआ, उसने देखा, बाय चांस ही उसमें। रस्टिक विटनेस क्या होता है? ग्रीन विटनेस, पैसे नहीं है जिसके पास, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उसकी। स्टॉक विटनेस क्या होता है? स्टॉक विटनेस वो होता है जो पुलिस बुलाती है, पुलिस बनाती है और बताती है कि तूने ये गवाही देनी है। स्टॉक विटनेस एविडेंशियली वैल्यू कम होती है इसकी, कम ही क्या, इसकी बहुत ज्यादा, मतलब बहुत रेयर केस में इसकी कि अगर पता लग जाए कि ये स्टॉक विटनेस है ना, तो फिर कोर्ट कंसिडर नहीं करती। जनरली विटनेस द टेस्टिमनी ऑफ सच इज नॉट गिवन क्रेडेंस बाय द कोर्ट। ऑब्वियसली पुलिस का स्टॉक विटनेस है, वो हर केस में वो गवाही देने जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका काम ही है प्रोसिक्यूशन की तरफ से पैसे लेकर झूठी गवाही देना, और कोर्ट ये नहीं चाहता। स्टार विटनेस क्या है? स्टार विटनेस वही जो प्रिंसिपल विटनेस है, सबसे मेन विटनेस, जिसको सब पता है केस का, स्टार विटनेस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? फुटस्टेप्स के निशान थे कहां जा रहे थे? लड़की के घर की तरफ जा रहे थे। जो जूते का साइज था, जो जूता रिकवर हुआ वही जूते के फुटस्टेप से मैच किए, हाँ वही वाले थे। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। 5 गोल्डन प्रिंसिपल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के किस केस में दिए गए थे? लैंडमार्क केस है एविडेंस का, शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पंचशील प्रिंसिपल दिए थे इसमें, और हनुमंत वाले केस में भी दिए थे। तो 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स थे। क्या कहते थे? कहते हैं कि सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शैल बी फुली एस्टैब्लिश्ड, कि जो सर्कमस्टांस है कि उसने मर्डर किया या अटेम्प्ट टू मर्डर किया कि नहीं किया, सर्कमस्टांस जिससे ये प्रूव हो कि वही बंदा गिल्टी है, उसी बंदे ने अटेम्प्ट टू मर्डर कमिट किया। सर्कमस्टांस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन, वो फुली एस्टैब्लिश होनी चाहिए। सर्कमस्टांस सारा एस्टैब्लिश होना चाहिए, उसकी चेन नहीं टूटनी चाहिए, एक भी डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी चाहिए। आई तो फिर प्रोसिक्यूशन फेल। दूसरा पॉइंट क्या है? डूअर facts so established should be so consistent only with the hypothesis of guilt of the accused, that is to say they should not be explainable on any other hypothesis except the accused is guilty। मतलब hypothesis कुछ भी सोच लो, ये हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, कोई भी प्रूव नहीं हो रहा, बस यही प्रूव हो पा रहा है hypothesis कि उसी ने एक गलती करी। फैक्ट्स so established should be so consistent, यानी कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन देखो कितना है। फैक्ट जो एस्टेब्लिश किए हैं इतने कंसिस्टेंट होने चाहिए ना, कि वो कंसिस्टेंट हो तो हो सिर्फ हाइपोथेसिस के साथ गिल्ट की अक्यूज के, दैट इज टू से दे शुड नॉट बी एक्सप्लेनेबल ऑन एनी अदर हाइपोथेसिस, कि मतलब इसी बंदे ने किया है, इसके अलावा किसी और ने नहीं किया। इस तरह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फैक्ट्स में। तीसरा पॉइंट, सर्कमस्टेंसेस शुड बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी। सर्कमस्टेंस जो है ना, कंक्लूसिव नेचर के होना चाहिए, कंक्लूसिव नेचर की, यानी कि सर्कमस्टेंस जो आए हैं उससे पता लगना चाहिए कि इसी बंदे ने ये किया। फोर्थ पॉइंट, दे शुड एक्सक्लूड एवरी पॉसिबल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट द वन टू बी प्रूव्ड, यानी कि अगर एक अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में किसी को कन्विक्शन देनी है, तो जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हाइपोथेसिस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट करें कि इसी बंदे ने किया, किसी और ने नहीं किया। फिफ्थ पॉइंट, चेन ऑफ एविडेंस, वेरी कॉमन। चेन ऑफ एविडेंस कंप्लीट होनी चाहिए so as to not leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of accused। जो चेन ऑफ एविडेंस है ना, पॉइंट ए बी सी डी सारी की सारी मिलनी चाहिए, किस पर पॉइंट करनी चाहिए? दोषी की तरफ, क्योंकि इसी ने ही किया है, इसके अलावा किसी और ने नहीं किया। वो सारी कंप्लीट होनी चाहिए चेन ऑफ एविडेंसेस। ऐसा नहीं कि चोट मेरे कोई और लगी है, मेडिकल किसी और चोट का बयान कर रहा है। पॉइंट सिक्स्थ, वैसे तो पंचशील था लेकिन ये सिक्स्थ मैंने ऐड किया था क्योंकि क्यों किया था बताता हूँ। दैट द सर्कमस्टेंस शुड बी, मतलब मैंने जजमेंट में नहीं ऐड किया था, मैंने अपनी बुक पर लिखा था, क्योंकि बताता हूँ। दैट द सर्कमस्टेंसेस शुड टू अ मॉरल सर्टेनिटी
एक्सक्लूड एवरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट द वन टू बी प्रूव्ड। ये मतलब सेम बात पंचशील प्रिंसिपल की है, लेकिन ये अपनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया था, ठीक है। दैट द सर्कमस्टांसेस शुड टू अ मॉरल सर्टेनिटी एक्सक्लूड एवरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट द वन व्हिच इज टू बी प्रूव्ड। ये बात पहले हम डिस्कस जैसे कर चुके हैं। लास्ट सीन थ्योरी के ऊपर भी बहुत सारे केस लॉ होते हैं, वैसे बता देता हूँ लास्ट सीन थ्योरी है क्या। लास्ट सीन थ्योरी क्या है कि आगे जाकर ना हम बर्डन ऑफ प्रूफ वाले चैप्टर में सेक्शन पढ़ेंगे। लास्ट सीन थ्योरी क्या है? लास्ट सीन थ्योरी ये बताती है कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट मेरी नॉलेज में है, क्या कोई पर्टिकुलर फैक्ट ऐसा है जो एक ही गवाह की नॉलेज पर है, बर्डन उसी पार्टी पे के ऊपर है उसको प्रूव करे। अगर अक्यूज ने ऐसा फैक्ट इंट्रोड्यूस किया जो सिर्फ उसी की नॉलेज में है तो प्रूफ उसने करना है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई स्पेशल नॉलेज वाला फैक्ट है तो उसका बर्डन उन्हीं के ऊपर है। ये लास्ट सीन थ्योरी है जो ज्यादातर जो जिसका वेटेज सारा बर्डन ऑफ प्रूफ के लिंक में घूमता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है वो बता चुका हूं। हेयरस एविडेंस क्या है? कहीं सुनी का एविडेंस। डिमीनियर ऑफ विटनेस क्या होता है? डिमीनियर होता है कि जैसे मैं क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूं आपको, आपने क्या किया? मर्डर। आप बड़े बदतमीज इंसान हो, मैंने आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग की, आपने मेरे साथ में बदतमीजी करी, ठीक है, तो मैं साथ ही कहूंगा जैसा डिमीनियर लिख लो, डिमीनियर इसका लिख लो विटनेस का, क्योंकि इसने वकील के साथ बदतमीजी की है। तो जब उसकी क्रॉस की गवाही हो रही है ना, साथ में ये भी लिखा जाएगा ही मिसबिहेव्ड एंड थ्रेटन्ड द लॉयर। बहुत ही रेयर, वकालत में बहुत रेयर लोगों को पता है और इस्तेमाल भी नहीं होता इस चीज का, लेकिन अगर कर लिया जाए तो केस उड़ जाएगा उस बंदे का, उस बंदे को कन्विक्शन पक्की हो जाएगी। कोई भी बंदा अगर वकील के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान बदतमीजी करता है तो डिमीनियर नोट करवा सकते हो, ठीक है। डिमीनियर ऑफ विटनेस इसको कहा जाता है, इसकी प्रोविजन भी है। हाँ जी। रियल और पर्सनल एविडेंस। रियल एविडेंस क्या है? विच इज एड्रेस्ड टू द सेंस ऑफ ट्रिब्यूनल विच ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड। रियल एविडेंस, रियल एविडेंस क्या है? दातर से मैंने वार किया उसके ऊपर, ठीक है, केस प्रॉपर्टी क्या आई? वो वेपन आ गया, दैट इज रियल एविडेंस। पर्सनल एविडेंस क्या है? और वो है कि द सीरियसनेस ऑफ इंजरीज मे बी वेल एप्रिशिएटेड बाय द कोर्ट सीइंग द मैन, सो ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स बाय व्हिच ऑफेंस इज alleged to have been committed, जैसे कि क्लोज ऑफ पार्टीज वेट विद ब्लड। हाँ, रियल एविडेंस की उदाहरण क्लोथ्स, जो प्रॉपर रेप केस में क्लोथ्स बरामद हुए वो खून से सने हुए थे, ठीक है, रियल एविडेंस जो देख सकते हैं आप। पर्सनल एविडेंस क्या है? व्हिच इज अफोर्डेड बाय ह्यूमन एजेंसी। ए इज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ बी, विटनेसेस कम एंड डिपोज बिफोर द कोर्ट टू द इफेक्ट दैट दे सॉ ए किलिंग बी। पर्सनल एविडेंस, मैंने उसको मारते हुए देखा, ए को बी को मारते हुए देखा जान से, ये मैं कोर्ट के सामने कैसे लाके रखूं? ये तो पर्सनल एविडेंस है, रियल एविडेंस है ही नहीं। रियल एविडेंस की भी उदाहरण होगी और पर्सनल की भी होगी। ओरिजिनल एविडेंस क्या होता है? जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी स्वयं सो प्रॉपर्टी मेरी है, उसकी रजिस्ट्री उसका एविडेंस है, वो रजिस्ट्री में पेश करता हूँ असली ओरिजिनल एविडेंस। अनओरिजिनल एविडेंस या सेकंड हैंड एविडेंस, सेम चीज की फोटोकॉपी, अनओरिजिनल एविडेंस है, सेकंड हैंड एविडेंस है। सब्सटेंटिव एविडेंस क्या होता है? जिसके ऊपर रिलायंस प्लेस किया जाता है टू गिव द डिसीजन ऑफ द केस। सब्सटेंटिव एविडेंस जिसमें कुछ सब्सटेंस है, जो कि ठोस एविडेंस है, जैसे कि सब्सटेंटिव एविडेंस, डाइंग डिक्लेरेशन, दैट इज सब्सटेंटिव एविडेंस बाय लॉ, कि मरते मरते उसने बयान किया। वो सब्सटेंटिव एविडेंस क्यों है? वो इतनी अहम क्यों है? क्योंकि कानून ये कहता है कि मरते हुए आदमी झूठ नहीं बोलता, इस वजह से उसकी वेटेज ज्यादा है, ठीक है। सब्सटेंटिव एविडेंस। नॉन सब्सटेंटिव एविडेंस क्या है? जिसकी वेटेज कम है, जिसको कॉरबोरेट किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि एफआईआर सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, एफआईआर के आधार पर ही थोड़ी ना कन्विक्शन हो जाएगी ना, एफआईआर को कॉरबोरेट किया जा सकता है, ठीक है ना, ये चीज है। पॉजिटिव और नेगेटिव एविडेंस क्या होते हैं? पॉजिटिव एविडेंस वो कि जो बताते हैं कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। नेगेटिव एविडेंस क्या है? जो बताते हैं हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। बस ये टर्मिनोलॉजी है, याद रखना, समझना बहुत जरूरी है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या होता है? पुलिस वाले जो लेकर आते हैं, रेप केस हुआ, पुलिस पार्टी सारी एविडेंसेस लेकर आई, विक्टिम भी आई, प्रोसिक्यूशन की तरफ से एविडेंस देनी है। क्यों? क्योंकि स्टेट के खिलाफ मामला, रेप का ऑफेंस किसी बंदे के खिलाफ थोड़ी ना, वो तो हमारी सरकार के खिलाफ है। अगर एक बंदा रेप करता है किसी लड़की का तो पूरा का पूरा वो सरकार के खिलाफ, उसके ऊपर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राइट। डिफेंस एविडेंस क्या है? दोषी अपनी डिफेंस में क्या बोल रहा है? डिफेंस एविडेंस। डिफेंस विटनेस क्या है? डिफेंस वाला डिफेंस एविडेंस जो देने आया दोषी, डिफेंस विटनेसेस को भी साथ लाया। लेट इज इट। एविडेंस में भी गिवन अ फैक्टिंग इशू और रेलेवेंट फैक्ट। सेक्शन 3 पर आ जाओ। कहता है कि रेलेवेंट फैक्ट का भी एविडेंस दिया जा सकता है और फैक्टिंग इशू का भी दिया जा सकता है। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से डील किया गया कि वो क्या होती है।
एक्सप्लेनेशन पर आ जाओ। दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट व्हिच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूफ बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। अच्छा, कहता कि ये सेक्शन किसी को एनेबल नहीं करता कि एविडेंस दे वो एक ऐसे फैक्ट का जिसको वो प्रूव करने के लिए डिसएंटाइटल्ड है। ठीक है, ये भी बात उन्होंने क्लियर कर दी है। इलस्ट्रेशन में आ जाओ। ए के ऊपर केस हुआ मर्डर का, बी के मार कर उसने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब फैक्ट इशू क्या है? उसने क्लब से मार के हत्या करी। अच्छा, फैक्ट इशू क्या है कि उसने ए ने बीट किया था उसको क्लब के साथ बी को। ए ने क्या मार कर उसकी हत्या कर दी? ए की क्या इंटेंशन थी उसकी हत्या करने की? राइट, तो ये फैक्ट इशू है। वही बातें दोबारा आगे। सिविल के एग्जांपल भी देख लो। सिविल केस की सूटर केस करने वाला अपने पास नहीं लेकर आया वही प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बॉन्ड जिसके ऊपर वो रिलाई करता वो बॉन्ड ही नहीं लेकर आया, तो ये सेक्शन उसका एनेबल नहीं करता वही बॉन्ड को प्रूव करने के लिए उसी के कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए सब्सिक्वेंट स्टेट। सीपीसी में प्रोविजन है कि जब भी आपने दावा ठोकना है तो साथ में जिस डॉक्यूमेंट पर रिलाई करते हो साथ ही वो भी लगाने हैं। आपने पहले लगाया नहीं, बाद में आपके पास कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सीपीसी में ये भी बताया कि बाद में अगर एविडेंस देना तो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि पहले क्यों नहीं आपने दिखाया था कोर्ट। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया तो वो फिर बाद में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा वही एविडेंस को ऑन कोर्ट लाने के लिए। सेक्शन 4 रेस्ट जस्ट स्टे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। रेस्ट जस्ट स्टे ये क्या है? रेस्ट जस्ट स्टे कहता है थिंग डन सब्जेक्ट मैटर डन। ठीक है, इसका लिटरली मीनिंग क्या है कि ये रेस्ट जस्ट स्टे का मीनिंग क्या है? थिंग डन। लिटरल मीनिंग क्या है? सेम ट्रांजैक्शन। कैसे मतलब? थिंग्स डन इन सेम ट्रांजैक्शन। आगे, फैक्ट व्हिच दो नॉट एन इशू आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट whether they occurred at same time or place or at different time or place। अच्छा, एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट, इसको अच्छे से प्रैक्टिकली आगे समझते हैं। ए के ऊपर केस हुआ मर्डर का, मार के उसने बी की हत्या कर दी। जो कुछ भी उसने कहा whatever was said or done by A और B, जो भी उसने कहा मैं तेरे को मार दूंगा, या बी कहता मत मारो, या फिर बायस्टैंडर्स ने कहा, बायस्टैंडर आसपास खड़ा था, आसपास खड़े लोग क्या करते हैं? मार दो। ठीक है, एट द मीटिंग सारा कुछ रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज रेस्ट जस्ट स्टे, स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन रेस्ट जस्ट स्टे नहीं है, वो तो ओपिनियन है। एडमिशन, कन्फेक्शन, देन डिक्लेरेशन, ये सारे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वीक कन्फेशन है, वीक एविडेंस है, लेकिन इसी वजह से वो सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, कोरबोरेटिव एविडेंस है। सब्सटेंटिव एविडेंस जैसा कि मैंने पहले बताया वो एविडेंस है जो एक केस के नतीजे पर लाने के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब यूज होता है। आगे आ जाओ। रेस्ट जस्ट स्टे हो गया, एडमिशन होगी, कन्फेशन होगी, डाइंग डिक्लेरेशन होगी। सेक्शन 26, 23, 28, 29 हो गए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। सारे के सारे एक्सेप्शन है हियरसे के। हियरसे वैसे तो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन ये सारी एक्सेप्शंस हैं, ये सारा कुछ एडमिसिबल है। साइकोलॉजिकल फैक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। साइकोलॉजिकल फैक्ट जो होते हैं ना, वो भी साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या हो गया? जैसे वो बहुत घबरा गई थी, ये जब उसका रेप अटेम्प्ट हो रहा था वो बहुत घबरा गई थी, ये भी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि उसी टाइम और प्लेस पर तो हुआ है। ठीक है, ओपिनियन चाहे रेजिस्ट्री नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्ट तो रेजिस्ट्री है ना, जैसा कि मैंने बताया। सिविल एग्जांपल भी कुछ देख लेते हैं। ए ने केस किया बी के ऊपर लेवल का कि उसने विक्टिम में मेरी बुराई की है, मानहानि की है। लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट आउट ऑफ व्हिच द लेवल अरोज एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस इन व्हिच इट इज कंटेन्ड आर रेलेवेंट फैक्ट। जो एक्सचेंज हुई लेटर्स पार्टीज के बीच में उसी सब्जेक्ट मैटर के लिंक में, जिससे लेवल की शुरुआत हुई, सारा का सारा रेलेवेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि दे आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, एक ही कन्वर्सेशन का पार्ट है ना, ये चीज है। आगे आ जाओ। अटा मोहम्मद खान वर्सेस कराउन, ये एक लैंडमार्क केस था। इसमें 4 प्रिंसिपल हेल्ड हुए थे रेस्ट जस्ट स्टे के। क्या? प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी इन प्लेस होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पर्पस होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब नियरनेस होनी चाहिए रेस्ट जस्ट स्टे के ऊपर कानून था, यानी कि प्रॉक्सिमिटी इन टाइम, नियरनेस इन प्लेस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एक्शन। ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक लग गई, ट्रांजैक्शन ही चेंज होगी, वो कोई और एक्ट हो गया ना। कॉन्टिन्यूटी इन एक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ पर्पस, वही पर्पस कंटिन्यू होना चाहिए। एफआईआर भी रेस्ट जस्ट स्टे का पार्ट हो सकती है। कैसे? अगर गवाह प्रेजेंट था एट द सीन ऑफ क्राइम, sees the whole occurrence from the beginning to end, makes a cry about the offense being committed when people from vicinity reach. He tells the story of occurrence and then after some time goes to the police station, makes FIR, the making of report। अच्छा, उसी मौके पर जैसे उसने देखा, उसने रौला रप्पा डाला और साथ ही पुलिस वाले के पास भागा जाके लिखवा दिया उसने। FIR भी रजिस्ट्री का पार्ट हो गई। फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज इफेक्ट ऑफ एक्टिंग इशू, ये आया।
ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है, इमीडिएट और अदरवाइज, वो भी रेलेवेंट फैक्ट है, फैक्ट एंड इशू है, विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन आर रेलेवेंट। आ जाओ इलस्ट्रेशन ए, ओकेजन की उदाहरण है ये। कैसे? क्वेश्चन, सवाल ये है कि क्या ए ने रॉब ऑफ किया बी को। फैक्ट ये है कि शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी गया था मेले में बहुत सारा माल पैसा लेकर, ठीक है, उसने दिखाया भी और फैक्ट भी किया, उसने मेंशन भी किया ये फैक्ट कि थर्ड पार्टी को, तो ये रेलेवेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि उसको मौका मिल गया ना, ए को पता चल गया, उसने देख लिया कि इसके पास पैसा है इतना। क्लॉज बी, इलस्ट्रेशन बी, इफेक्ट या स्टेट ऑफ थिंग्स की बात करता है, इफेक्ट या स्टेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि क्या ए ने मर्डर किया बी का, जमीन पर जो मार्क्स थे ना वो स्ट्रगल दिखा रहा था विक्टिम का, जैसे कि गला घोट कर मार रहा था और मिट्टी को खुरेद रहा था अपने हाथ से, उसको सांस नहीं ना आ रही थी विक्टिम को, तो बंदा क्या करता है, ऐसे ऐसे हाथ करता है जमीन पर, अपनी जान, उसके प्राण निकल रहे होते हैं इसलिए। सी, अपॉर्चुनिटी की हेल्थ बात करता है, जैसे कि क्या ए ने जहर दिया बी को। अच्छा, बी के हेल्थ के जहर खाने के पहले सिम्टम ऐसे थे, ascribed to poison and habits of B are known to A which afforded an opportunity। जैसे कि ए को पता था कि कहाँ बी की दवाइयां रखी जाती हैं, उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने मिक्स कर दिया था, ठीक है। तो ये चीज है ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। तो अब आते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेक्शन के कंसेप्ट के ऊपर। दैट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन बिफोर द ट्रायल बिगिंस। वो स्टेटमेंट है जो अक्यूज बंदा देता है ट्रायल शुरू होने के पहले, बाय व्हिच ही एडमिट्स ही हैज कमिटेड बट रिजेक्ट्स इट एट ट्रायल। अच्छा, कन्फेशन, पहले तो कन्फेस किया मैंने किया ये जुर्म, ठीक है, वो मानता है, लेकिन बाद में वो मुकर जाता है, बाद में कहता है ना जी ना, मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं तो ट्रायल लड़ूंगा, ठीक है। एक जनरल सा एमसीक्यू, कस्टोडियल एजेस, लिटिल टर्म है, कस्टोडियल एजेस का मतलब क्या है, कस्टडी ऑफ लॉ। Continuing with section 6, motive, preparation and previous or subsequent conduct. Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact, an issue or relevant fact. तो यहाँ ये कह रहा है कि कोई भी फैक्ट जो मोटिव बताता है, प्रेपरेशन बताता है, प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट बताता है, ठीक है। कंडक्ट विच इज इमीडिएटली प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, इसका मतलब ये नहीं कि घंटे बाद कुछ किया था, अगले दिन ही कुछ किया था, नहीं। प्रीवियस और सब्सिक्वेंट इमीडिएट कंडक्ट, वैसे फिर मैं लिखा नहीं है पर बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऐसी है, क्यों आगे बताऊंगा। Anyways, the conduct of any party or of any agent to any party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding, or in reference to fact and issue or relevant thereto, and the conduct of any person, an offence against whom is the subject of any proceeding is relevant। कहता है कि कंडक्ट जो है वो रेलेवेंट है, बस उसको बहुत डिटेल्ड तरीके से बताया हुआ है, लिखा हुआ है, बिकॉज लेजिस्लेशन है, राइट। इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट एंड, मतलब वो वाला कंडक्ट अगर इन्फ्लुएंस होता है या करता है फैक्ट एंड इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को, वेदर इट वाज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट, राइट। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। कहता है कंडक्ट जो है ना उसमें स्टेटमेंट्स नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल दो स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन द एक्ट्स अदर देन द स्टेटमेंट्स। कहता है कि मेयर स्टेटमेंट इज नॉट इनफ। इसको एक्सप्लेनेशन 1 को ना बाद में एक उदाहरण बताऊंगा कंप्लेंट और नॉर्मल स्टेटमेंट की, उससे आपको समझ लगेगा कि ये क्या क्या रही है। कहता है कि बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलेवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट। हाँ, कहता है कि मैंने बयान दिया, बयान तब तक कंडक्ट नहीं है जब तक वो किसी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, खोल के सामने नहीं रख रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स के दायरे से ही पार हो जाए। अगर दायरे से ही पार हो गया बीएसए के, फिर तो वो है ही नहीं, कंसिडर ही नहीं होगा। अगर दायरे में है और एक्सप्लेन भी करता है और वो स्टेटमेंट भी है तो वो कंडक्ट में काउंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। यही बात को दोबारा रिमाइंड करके सुन लो, यहाँ बेयर को पढ़ लो, समझ जाओगे। एक्सप्लेनेशन 2, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, एनी स्टेटमेंट made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant when the conduct of any person is relevant। अच्छा, कहते कि कंडक्ट किसी भी बंदे का रेलेवेंट होता जाए, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevance। किसी भी बंदे का कंडक्ट रेलेवेंट है, जब किसी भी बंदे का कंडक्ट रेलेवेंट है, कोई भी स्टेटमेंट उसको दी गई या उसकी प्रेजेंस में दी गई या सुनी गई जो उसी कंडक्ट को अफेक्ट करता है उसके, वो भी रेलेवेंट है। इलस्ट्रेशन है मोटिव की बात करता है, मोटिव की उदाहरण समझ लो।
जैसे कि ए के ऊपर केस चला बी के मर्डर का, द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड सी, दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी। कहता है कि ए के ऊपर मर्डर था, केस था बी का। फैक्ट ये है कि ए ने क्योंकि सी का मर्डर किया था और ये बात बी को पता थी, राइट। ए ने क्योंकि सी का मर्डर किया था, ये बात बी को पता थी, इस वजह से ए ने बी का भी मर्डर कर दिया। तो उसका कंडक्ट, उसका मोटिव जो इस बात से प्रूव हो रहा है, दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। आगे आ जाओ इलस्ट्रेशन सी में, वो प्रिपरेशन की उदाहरण है। ए के ऊपर मर्डर का केस चला बी के, उसने जहर देके उसको मारा था। डेथ के पहले बी की, डेथ के पहले बी की ए जहर लेकर आया था, वो रेलेवेंट फैक्ट है क्योंकि वो प्रिपरेशन को प्रूव कर रहा है, ठीक है। ये चीज सारी सिंपल ही है, लेकिन सारी पढ़ लेना, पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। इलस्ट्रेशन में से क्वेश्चन डालते हैं, जब कहीं से क्वेश्चन डालने को नहीं मिलता है, इलस्ट्रेशन पकड़ लेते हैं। इलस्ट्रेशन के कंडक्ट की उदाहरण है। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रॉब्ड, द फैक्ट दैट सून आफ्टर द alleged robbery A made a complaint relating to the offense, the circumstances under which, ये explanation वन समझ लो, वन की illustrative example है। जैसे A made a complaint relating to the offense, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant। ठीक है, कि जिस circumstance में उसने complaint की, A made a complaint relating to the offense, जैसे ही मतलब robbery साथ ही वो भागा गया complaint करने, ठीक है। जिस सर्कमस्टांस में उसने कंप्लेंट कर दी वो रेलेवेंट है, और उसका कंप्लेंट करना भी रेलेवेंट है। अब ये फैक्ट दूसरी तरह से पढ़ो, ए की रॉबरी हुई थी, उसने कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं की, उसने ऐसे स्टेटमेंट दी, वो रेलेवेंट फैक्ट नहीं है, ठीक है ना। उसने क्या कंप्लेंट दी लिखते में, दैट इज रेलेवेंट। हवा में कुछ बातें कह रहा था, यार वो ले गया, छीन के ले गया, फलाना ले गया, दैट इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है। हाँ, लेकिन यही उसके साथ रॉबरी हुई थी और उसके साथ हर्ट वगैरह कुछ ऐसा हो गया कि वो मरते मरते कोई बात कह गया, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन में जाके रेलेवेंट फिर से होगी, ठीक है ना। अब कंडीशन ये है कि रेलेवेंट भी होगी, इररेलेवेंट भी होगी और डाइंग डिक्लेरेशन है, तीनों के सर्कमस्टेंसेस अलग है, ठीक है। इलस्ट्रेशन के पढ़ देना, अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं पार वर्सेस रिचर्डसन का केस। ये वैसे सेक्शन 4 के साथ डील करता है, ठीक है। सॉरी सेक्शन 5 के साथ सॉरी ये डील करता है। तो ये सेक्शन 5 का, सेक्शन 6 पढ़ रहे हैं ना, सेक्शन 5 का केस लो बता रहा हूँ। आर वर्सेस रिचर्डसन, डिसीज्ड गर्ल वाज अलोन एट द टाइम ऑफ मर्डर, जिस लड़की की डेथ हुई वो अकेली थी जब उसका मर्डर हुआ। द मर्डर हैड ओकेजन टू कमिट, सेक्शन 5 में ओकेजन की बात की है ना, ओकेजन के ऊपर अब केस लो समझो। आर वर्सेस रिचर्डसन, मृतक लड़की जिस टाइम पे मर्डर हुआ, मर्डरर के पास मौका था, ओकेजन था टू कमिट इट, उसने अवेल किया। मर्डर करने के बाद उसके फुटस्टेप्स शोड दैट दे आर ऑफ कल्प्रिट व्हिच कॉरेस्पॉन्डेड विद द शूज ऑफ रिचर्डसन, डिमेंशन इट एक्स्ट्रा ऑफ शूज वर सेम। तो शूज का निशान वगैरह फुटप्रिंट सेम थे, तो उससे प्रूव हो गया कि ही हैड द ओकेजन, वो वेरीफाई हो गया फैक्ट। आर वर्सेस डोनेलॉन, ये केस है, अक्यूज को पता था, अक्यूज न्यू दैट द मदर गिव्स मेडिसिन्स टू अ चाइल्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। उसने उसी चीज की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, उसने पॉइजन को चेंज कर दिया, उसने एंड चेंज्ड इट विद पॉइजन एंड डाइड। उसने मेडिसिन की जगह पॉइजन रख दिया, बच्चा मर गया, उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, अपॉर्चुनिटी जो प्रूव करी, दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। मतलब कॉमन सेंसिकल सी बातें हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना बहुत अच्छे से जरूरी है, क्योंकि बारीकियां ही वकालत में या जुडिशरी में या किसी भी प्रोफेशन में, टीचिंग में काम आ ही जाती है, रिसर्च में, ठीक है। ये चीज अब ये कंडक्ट वाले सेक्शन का के ऊपर देखते हैं कुछ रेलेवेंट सा क्या है। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस। कई लोग कहते हैं कि इसमें जजमेंट सही तरीके से नहीं दी गई थी, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि लैंडमार्क है, पूछा जाता है, ठीक है। ये कंडक्ट और डाइंग डिक्लेरेशन दोनों से डील करता है। अगर ऑप्शन में कंडक्ट दिया हो डाइंग डिक्लेरेशन भी, तो डाइंग डिक्लेरेशन चूज करना है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट उसकी डाइंग डिक्लेरेशन में कवर की थी। हुआ ये था कि एक लड़की की इधर दातर सी मार के उसका मर्डर कर दिया था, ठीक है। उस लड़के का मर्डर करने के बाद वो जमीन पर पड़ी हुई थी, एक बंदे ने देखी थी ये सारी चीज होती, तो उसने देखा लड़की का खून बह रहा था बहुत ज्यादा, वो लड़की जमीन पर लेटी हुई थी, वो बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी गर्दन ही कट गई थी, लेकिन वो हाथ से इशारा कर रही थी, हाथ से इशारा करके वो कह रही थी कि वो बंदे ने ऐसे ऐसे मेरी चेस्ट पर लेग रखी और मुझे मार दिया, और उसने एक ही वर्ड बोला मोती, ठीक है। तो कहते हैं कि अब ये उसकी स्टेटमेंट जो एक्सप्रेशन के फॉर्म में उसने दी है, तो क्या हम इसको कंडक्ट में
लड़की के कंडक्ट में कवर करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये एडमिसिबल नहीं है स्टेटमेंट एज कंडक्ट। बड़ी हैरानी की बात है, ये एडमिसिबल ही नहीं है एज कंडक्ट। तो अब न्याय कैसे मिलेगा? उन्होंने यही सेम स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन में कवर किया, तो डाइंग डिक्लेरेशन में एडमिसिबल होगी ना, इधर नहीं उधर होगी। ठीक है, बात तो वही है। तो ये चीज, तो उन्होंने कंडक्ट में उसकी स्टेटमेंट नहीं मानी थी। ठीक है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और क्यों नहीं मानी थी? क्योंकि जो कंडक्ट है ना, उसमें मेयर स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट अकम्पनीड बाय दी statements accompany and explain the act other than statement, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other। कि जैसे अब वही स्टेटमेंट सेक्शन बैंक डिक्लेरेशन में एडमिसिबल है तो इट विल बी एडमिसिबल देयर। अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ली गई है तो वो स्टेटमेंट ही है, और अगर वो ली गई है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में और अगर वो बंदे को ना भी पूछा होता तो भी वो बताता तो वो कंप्लेंट होती है। ठीक है, ये फर्क है स्टेटमेंट और कंप्लेंट में। अब अगले सेक्शन पे आ जाओ। सेक्शन 7, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। कहते हैं कि फैक्ट जो जरूरी है एक्सप्लेन करना, इंट्रोड्यूस करना, फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। अच्छा जी, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट और विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फरेंस suggested by a fact and issue or relevant fact or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant or fix the time or place at which fact and issue or relevant fact happened or which show the relation of the parties by whom such fact was transacted। ये सारे के सारे relevant fact हैं। दोबारा से बताता हूँ, सिंपल तरीके बताता हूँ। कोई ऐसा फैक्ट जो एक्सप्लेन करता है, कोई ऐसा फैक्ट जो इंट्रोड्यूस करता है, कोई ऐसा फैक्ट जो सपोर्ट करता है फैक्ट को, कोई ऐसा फैक्ट जो रिबट करता है फैक्ट को, कोई ऐसा फैक्ट जो आइडेंटिटी, वो फैक्ट जो एस्टेब्लिश करे आइडेंटिटी, वो फैक्ट जो फिक्स करे टाइम और प्लेस को, वो फैक्ट जो रिलेशन बताए पार्टीज के बीच में, ये सारा का सारा रेलेवेंट फैक्ट है। अब आगे आके देखते हैं कि इलस्ट्रेशन ए देखो। द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। क्या ये डॉक्यूमेंट जो उसने दिया है वसीयत है कि द स्टेट ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ एलिज्ड विल मे बी रेलेवेंट फैक्ट। अच्छा, कहता है कि उसने वसीयत में 10 प्रॉपर्टी का मेंशन किया कि मेरी 10 प्रॉपर्टी है, 10 की 10 मैं उसको दिया। अब फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि क्या उसकी उस टाइम पे 10 प्रॉपर्टी थी कि 20 थी। ठीक है, अब अगर ये इंट्रोड्यूस करता कोई नया फैक्ट कि नहीं 10 नहीं 11 प्रॉपर्टीज थी, तो एक नया फैक्ट इंट्रोड्यूस हो गया विच इज अ रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, या 10 थी नहीं उसकी थी 5, तो इसका मतलब वो फैब्रिकेटेड विल भी हो सकती है। तो सारा का सारा, तो अब ऐसे इलस्ट्रेशन आप देख लो। ए इज ट्राइड फॉर अ रायट and is proved to have marched at the head of the mob। जो मॉबस्टर्स हैं, बुरे लोग हैं, दंगा फसाद करने वाले लोग हैं। एक के ऊपर दंगा फसाद करने का केस चला और ये प्रूव करने की कोशिश की गई कि वो तो सामने चल चल के बढ़ चढ़कर दंगे में आ रहा था, का साथ दे रहा था। द क्राइज ऑफ द मॉब आर रेलेवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जो चीख चिहाड़ा जो मचाया था, वो मॉब का जो हो रहा था वहां पे, वो एक्सप्लेन करता है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या थी। क्या वो कह रहे थे मारो मारो, क्या वो कह रहे थे डांटो डांटो। ठीक है, तो ये सेक्शन 8 पर जाने से पहले कुछ बातें, जैसे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ट्रेड कौन से सेक्शन से डील करती है? कौन से सेक्शन से डील करती है टीएबी? सेक्शन 7 से। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ट्रेड, अगर टीआईपी पुलिस वाला ने कंडक्ट किया तो वीक एविडेंस है, अगर टीआईपी मजिस्ट्रेट ने कंडक्ट किया तो वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। टीआईपी है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ट्रेड। मैंने चोरी करी, मेरे जैसे 10 लोग उन्होंने और लाके रख दिए। कंप्लेनेंट को पूछा कि क्या तुम इनमें से पहचान सकते हो कि कौन है इनमें से चोर? वो बताता है कि ये फलाना बंदा चोर। ठीक है, तो ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ट्रेड। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करता है सस्पेक्ट की फोटो से। कंप्लेनेंट आइडेंटिफाई करता है कि यार ये बंदा ने चोरी की फोटो से, वो भी आइडेंटिफाई एविडेंस है। सेक्शन 8, थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। ठीक है, where there is a reasonable ground to believe that 2 or more persons have conspired together
to commit an offense or an actionable wrong, anything said or done or written by any one of such persons in reference to their common intention after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact against each other of the persons believed to be so conspiring, as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was party to it. Things said or done by conspirator in reference to common design. कॉन्स्पिरेटर कॉन्स्पिरेसी करने वाले बंदे हैं. कॉन्स्पिरेसी के लिए कितने बंदे चाहिए? 2 और मोर पर्संस. एमसीक्यू पूछ लेते हैं. कंस्पायर्ड टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस. दो मैंने और आपने मिलकर कोशिश की कि हम क्यों ना मिलकर फलाना फलाना ऑफेंस करें, ठीक है. और एन एक्शनेबल रॉन्ग, एनीथिंग सेड डन और रिटन इन रेफरेंस टू कॉमन इंटेंशन after the time when such intention was first entertained by any one of them is a relevant. जब उनकी इंटेंशन थी कॉन्स्पिरेसी करने की, उसके बाद उन्होंने कुछ भी कहा, लिखा, जो भी किया, वो सारा का सारा रेलेवेंट फैक्ट है. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी की बात करता है. एजेंसी, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी के केसेस में एजेंसी रिलेशनशिप होती है ना. डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी जैसे इलस्ट्रेशन से समझो. रीजनेबल ग्राउंड फॉर एग्जिस्ट फॉर बिलीविंग दैट ए हैज जॉइंड इन अ कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट. ए ने ज्वाइन करी कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है. फैक्ट ये था कि बी ने प्रोक्योर किए आर्म्स यूरोप से, सी ने पैसा कलेक्ट किया कलकत्ता से, डी ने परसुएड किया लोगों को मुंबई में, ठीक है. तो ये सारे के सारे एक दूसरे की एजेंसी में काम कर रहे हैं. तो ये सारे के सारे एक ही जगह पर नहीं है. सारा के सारे एक ही जगह पर चाहे ना हुए हो, फिर भी रेलेवेंट फैक्ट है. सेक्शन 9 से पहले इस सेक्शन के लिंक में देख लेते कुछ है तो नहीं कराने लायक. When facts not otherwise relevant become relevant. वैसे तो relevant नहीं होते वो facts, लेकिन relevant बन जाते हैं. वो कैसे? If they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact, मतलब वो किसी fact in issue से inconsistent है. जैसे कि मेरे ऊपर आरोप लगा है कि मैंने attempt to murder किया फलाना जगह पे, ठीक है. लेकिन उस टाइम तो मैं अपने घर पर था. प्रिजर्वेशन ऑफ कॉल रिकॉर्ड्स की एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड लगा दी और मैंने प्रूव कर दिया कि उस टाइम मैं घर पर था जी, मैं तो उधर था ही नहीं. और कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं मिला, कोई एविडेंस भी नहीं मिला प्रोसिक्यूशन को कि मैं उसी जगह पर था, ठीक है. तो इस तरह से मेरी डिफरेंस जो है वो बन गई और वो प्रूव हो गई, ठीक है. तो दैट इज अ रेलेवेंट फैक्ट. लॉ सेज दिस. क्लोज टू, if by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue highly probable or improbable. जैसे कि मैं तो कनाडा में था, आपने कहा कि मैंने इंडिया में चोरी की है, ये तो हाईली इम्प्रोबेबल है या प्रोबेबल है कि मैं तो इधर आ ही नहीं सकता. आने को भी मेरे को दिन लग जाएगा पूरा. और उस तारीख को वो कह रहे हैं मैं आया ही नहीं हूँ इंडिया में, मैं अगले महीने हूँ. पिछले महीने मैं कनाडा में था और कह रहे हैं कि मैंने पिछले महीने चोरी करी, मैं तो कनाडा में था, ठीक. तो इट मेक्स द फैक्ट टू बिलीव हाईली इम्प्रोबेबल और प्रोबेबल. सेक्शन 9 क्या है? रेसिड्यूअरी सेक्शन है. और सेक्शन 9 किससे डील करता है? प्ली ऑफ अलीबी से. अलीबी की प्ली वो मैं आगे बता दूंगा, वैसे बता ही चुका हूँ कि मैं उस टाइम पे जगह पे था ही नहीं. तो ये प्ली ऑफ अलीबी होती है, ठीक है. इलस्ट्रेशन है इसी की बात करती है और इसी भी देख लेना, ठीक है. क्लॉज 1 की उदाहरण देख लो. पहला तो अलीबी, दूसरा नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू शो इलेजिटिमेसी ऑफ द इशू. सर्वाइवल कमीशन सेल्फ इन्फ्लिक्शन. अलीबी क्या कहता है कि मैं उस जगह पे था ही नहीं. प्ली ऑफ अलीबी इररिलेवेंट होती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के केसेस में, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्टिव के केसेस में, जहां पे प्रेजेंस ही एडमिटेड होती है, ठीक है. इस वजह से या प्रूवन होती है इस केस में. एक वो कि उसकी अलीबी एक्सेप्ट हुई तो इसका मतलब ये नहीं सभी की हो जाएगी, ठीक है. यू हैव टू शो समथिंग सबस्टेंटिव. नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड टू शो इलेजिटिमेसी ऑफ द इशू. Since legitimacy of a child implies a begetting by the husband and disapproving legitimacy, it would be relevant to prove that the husband had no access to the wife at the कहता है कि legitimacy है जो बच्चे की imply करती है कि begetting by the husband and disapproving legitimacy. ये relevant होगा प्रूव करना कि husband का तो access ही नहीं था. husband तो था ही कनाडा, पीछे से बीवी का बच्चा हो गया, ठीक है ना. तो वो उसका access ही नहीं था बीवी के ऊपर, वो इंटरकोर्स कर ही नहीं सकता था उसके साथ. तो ये फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट है. सर्वाइवल ऑफ एलाइड डिसीज, वो कहते हैं कि बंदा मर गया लेकिन बंदा तो जिंदा है, ठीक है ना. ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है जिसकी बहुत अच्छी सी उदाहरण समझाता हूँ. ए के ऊपर केस हुआ मर्डर करने का बी के ऊपर, ठीक है. वो कहता है कि ये केस था कि 6 अगस्त 1951 पर उसने केस मर्डर किया, लेकिन ये तो ये प्रूव करना चाह रहा है कि वो तो अगले महीने तक जिंदा था. लेकिन अगर वो प्रूव कर देता कि वो उस तरीके को छोड़ो, कुछ अगले हफ्ते भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके वो अटेंड हुआ था, वो देखा गया था, वो उसकी फोटो है, वीडियोस हैं, उसकी बायोमेट्रिक है, तो ये फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा. कमीशन ऑफ क्राइम बाय थर्ड पर्सन, ये भी देख लो.
ए के ऊपर चार्ज लगा मर्डर करने का बी का मर्डर करने का केस हुआ, ए प्रूव कर सकता है कि सी ने बी का मर्डर किया, मैंने नहीं किया, ठीक है। द फैक्ट दैट सी मर्डर्ड बी इज इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट दैट ए मर्डर्ड बी। सेल्फ इंफ्लिक्शन ऑफ हार्म, ये भी एक डिफेंस होती है कि ए के ऊपर केस ऑफ मर्डर का, लेकिन वो प्रूव कर रहा है, एविडेंस दे रहा है कि नहीं बी ने तो सुसाइड किया, ठीक है। तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है, फिर वो प्रूव कर जाएगा। अगले सेक्शन पर आ रहा है। Section 10. Facts tending to enable court to determine the amount are relevant in suits for damage. कहता है कि damages के सूट में अगर कुछ ऐसे फैक्ट आप प्रेजेंट कर रहे हो कि क्योंकि मुझे damages ज्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि मैंने इसने ऐसे हरास किया, ऐसे इसने मेरा टाइम वेस्ट किया, तो अगर आप उसको दिखाते हो तो कोर्ट कंसिडर करेगी और damages उस हिसाब से ज्यादा देगी। That was it for today. वीडियो बहुत छोटी बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन कंसेप्ट था, पढ़ाना जरूरी था। ये वाली वीडियो बन गई, बड़ी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। 2 का पॉइंट इससे ज्यादा हो नहीं सकता, और जितनी कवरेज हमने करा दी है, आई थिंक दैट वाज ग्रेट, सारा कुछ समझा दिया। अब एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं जो मुश्किल वाले होते हैं, सारे नहीं कराऊंगा ऑब्वियसली, स्पून फीडिंग थोड़ा है, लेकिन बता देता हूँ कि क्या क्या, मतलब कुछ चुन कर मैं बताऊंगा जहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, जहाँ पे कंसेप्ट में धोखा खा सकते हो। एनी सच फैक्ट व्हिच पोजेसेस प्रोबेटिव फोर्स इज कॉल्ड एविडेंस। प्रोबेटिव फोर्स यानी कि प्रोबेबिलिटी दिखाए वो, प्रोबेटिव फोर्स जिसके अंदर कुछ प्रूव करने की क्षमता है, जिसके अंदर कोई वेटेज है, वो सारा का सारा इज कॉल्ड एविडेंस। ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये पूछेंगे। एनी सच फैक्ट व्हिच पोजेसेस प्रोबेटिव फोर्स इज कॉल्ड एविडेंस। सालमन ने कही थी, ये लिख के रख लो अपने मेल के ऊपर। मैक्सिमम फॉल्स इन ऑमनिबस मींस, फॉल्स इन ऑमनिबस का मीनिंग क्या है कि जो इफ अ थिंग इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वन, इट मस्ट बी टेकन टू बी फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये इस मैक्सिम का मीनिंग है। मैक्सिम फॉल्सस इन ऊनो, फॉल्सस इन ऑमनिबस, ऊपर अभी जो डिस्कस करी, ये क्या है? दिस इज अ साउंड रूल ऑफ एविडेंस। कि एविडेंस में एक जगह ठेस है तो वो सारा का सारा बोला। जो सिद्धांत है फॉल्सस इन ऊनो, फॉल्सस इन ऑमनिबस, ये क्या है? ये रूल ऑफ कॉशन भी है और नॉट एप्लीकेबल टू इंडिया भी है। समझो, ऑप्शंस आई थी, रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ कॉशन है, नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, ऑप्शन डी। कहता कि रूल ऑफ कॉशन भी है, नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया भी है। गॉट इट? लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फॉरी, यानी कि लॉ ऑफ द फॉरम। आ गया। भारतीय न्याय संहिता इज नॉट एग्जॉस्टिव। देखें, वो कंप्लीट तो है नहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपने आप में कंप्लीट तो है नहीं, लेकिन उसके जो बाकी के रूल्स एंड फंडामेंटल्स है किसमें दिए हुए हैं? बाकी के एक्ट्स में। वो खुद में कंप्लीट नहीं है, बाकी के एक्ट्स में उसके बचे कुछ रूल दिए हैं, जैसे सीपीसी, ठीक है। सीपीसी अपने आप में इसके साथ मिलकर ही पढ़ी जाती हैं सारी की सारी। ये सारे जुडिशरी के पूछे हुए क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस एक्ट अप्लाइज? एफिडेविट पे नहीं, नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग पे नहीं, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे नहीं, किस पे अप्लाई होता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग पे। आ गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को क्या सेटिस्फाई करना है? ऑप्शन 4 थी, ऑल ऑफ द अबव वाज करेक्ट, सारी की सारी। क्या करेक्ट थी? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम व्हिच एन इन्फ्रेंस ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन मस्ट बी कॉजेंटली एंड फर्मली एस्टैब्लिश्ड। वही पंचशील प्रिंसिपल। सर्कमस्टेंसेस शुड बी ऑफ डेफिनाइट टेंडेंसी अनएरिंगली पॉइंटिंग टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड। ये मतलब हर तरह से हाइपोथेसिस मैच करना चाहिए कि उसने कि उसी बंदे ने ही गलती करी है, ठीक है। ये भी circumstances taken collectively should form a chain so complete, वही चेन वाली बात जो मैंने बताई थी कि चेन सारी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। पंचशील प्रिंसिपल या 5 गोल्डन प्रिंसिपल कौन से केस में दिए गए थे? शरद बिरदी चंद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और एन एविडेंस sought through unfair means is admissible if relevant। और which of the following is relevant may be received in evidence? टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस में ली जा सकती है, नार्को एनालिसिस ली जा सकता है, डॉग ट्रैकिंग ली जा सकती है। और ऑल ऑफ वाज करेक्ट आंसर। स्निफर डॉग का लाया हुआ एविडेंस क्या है? साइंटिफिक एविडेंस है। अच्छा, डॉग स्क्वाड के द्वारा लाया गया एविडेंस एडमिसिबल है, नॉन एडमिसिबल है? डॉग्स शपथ नहीं ले सकते या फिर एडमिसिबल है? आंसर था एडमिसिबल है। टेप रिकॉर्डिंग किए हुए स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है? ऑरल एविडेंस नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट किससे डील करता है? प्रिजम्पशन जुरिस या प्रिजम्पशन ह्यूमनस? ह्यूमन प्रिजम्पशन कोर्ट की प्रिजम्पशन से, असम्पशन से, या फिर लॉ की प्रिजम्पशन से, दोनों से, ठीक है। आ गया। नॉन एक्सप्लेनेशन ऑफ इंजरीज, वो कहता है कि मेरे यहाँ मारा, लात पे मारा, रिस्ट पे मारा, उसने एक्सप्लेन नहीं किया प्रोसिक्यूशन विटनेस ने, ठीक है। तो ये अफेक्ट कर सकता है प्रोसिक्यूशन केस को, ठीक है। आ गया। रेलेवेंसी इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हिच कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम, ठीक है। बड़े केसेस में हेल्ड हुआ है कि रेलेवेंसी क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो किसी भी टाइम पे, स्टेज की किसी भी टाइम पे, केस की किसी भी स्टेज पे रेज किया जा सकता है रेलेवेंसी की बात। इन ऑर्डर टू मेक द एविडेंस एडमिसिबल एज रेस्ट स्टेट, स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड इमीडिएटली आफ्टर द एक्ट।
must have been made contemporaneously after the act. With the act, A और B दोनों करेक्ट आंसर थे. That was it for today, guys. Thank you so much for watching.